नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ख़ास कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक में। मैं हूं रमा त्यागी और हम जैसे कि सब जानते हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण कल से शुरू हो गया। बेहद अहम चरण जिसका आगाज़ कल हुआ, देश भर में इसका आगाज़ हुआ और बेहद अहम इसलिए भी माना जा रहा है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीकाकरण की पहली डोज लगवाई। बेहद विश्वसनीय और सभी से आह्वान किया कि सभी लोग आकर इसमें जो टीकाकरण अभियान है इसमें शामिल हों और अपनी रक्षा के साथ साथ देश की रक्षा में भी एक अहम भूमिका निभाएं। अगर हम कोविड से जंग के खिलाफ बात करते हैं तो आप सभी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़िए। और विशेष आपके लिए ये कार्यक्रम इसलिए भी है कि आप डॉक्टर्स के एक पैनल से डायरेक्ट इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और उनसे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी शंका आपके मन में हो उसका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई भ्रम आपका हो तो आप उससे निदान पा सकते हैं। तो अफवाहों पर मत जाइए, र्यूमर्स पर मत जाइए, डॉक्टर से डायरेक्ट जुड़िए और अपने जो सवाल हैं उनके जवाब पाइए। ये जो नंबर्स आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, इन नंबर्स पर आपको हमें कॉल करना है। इसके अलावा सोशल मीडिया से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ जो डॉक्टर्स का पैनल है वो भी जुड़ चुका है। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर वैशाली भारद्वाज, हमारे साथ RML हॉस्पिटल से जुड़ी हैं, और हमारे साथ डॉक्टर नीरज निश्चल जुड़े हुए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एम्स से। और हमारे साथ नीलांबर भट्ट भी जुड़े हुए हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। अपने तीनों ही डॉक्टर्स का हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करना चाहते हैं। सबसे पहले डॉक्टर वैशाली, अगर हम आपसे बात करते हैं, कोरोना टीकाकरण का दूसरा अभियान, ये दूसरा चरण कितना अहम है और किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? का जो वैक्सीनेशन का दूसरा चरण है, ये पहले चरण जितना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी को ज्ञात है कि दोनों वैक्सीन जब लगेंगे, दोनों डोजें लगेंगी सभी को, तभी जो हमारे अंदर लड़ने की क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, वो आएगी और हम कोरोना का दृढ़ता से सामना कर पाएंगे। अभी अभी देखने में आया है कि हल्की सी दूसरी लहर की बातें चलने लगी हैं, तो इस समय तो ये और भी जरूरी है कि हम आगे बढ़े, आगे आए। जो भी बढ़ती उम्र वाले जो लोग हैं, जिनके लिए दूसरे चरण में टीकाकरण की सुविधा मौजूद है, और जो यंगर लोग हैं, जिनको और भी बीमारियां हैं जिनके बारे में कल से बताया जा रहा है, वो लोग आगे आए, अपने मन से भ्रम निकालें और टीकाकरण की शुरुआत करें। तभी हम इस टीकाकरण को सफल बना सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, आपकी भी पहली प्रतिक्रिया, हम कोविड टीकाकरण के जो दूसरा चरण शुरू हुआ है इस अभियान का, इसी पर जानना चाहेंगे। किस तरह का उत्साह, किस तरह का रिस्पांस आपको मिला जब लोगों ने ये टीकाकरण कराया? सबको मिला कि 1 मार्च से ये वैक्सीनेशन ड्राइव जनरल पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, जो एक 60 प्लस हो या 40 से 59 के बीच अगर कोमॉर्बिडिटीज हो। तो ढेर सारे लोगों ने काफी क्वेरीज भी पूछे कि किस वैक्सीन को लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन हुआ, जो कि एक मैं कहूंगा कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है कि लोगों के मन में डाउट है वो क्लैरिफाई कराना चाह रहे हैं, और वो बहुत जरूरी भी है, ताकि कोई एक वेरीफाइड सोर्स से कोई भी क्लैरिफिकेशन मिलने से एक आप कह सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन के प्रति जो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है, जो वैक्सीनेशन के प्रति जो हेजिटेंसी है वो खत्म होती है। तो इस तरह पहले लोगों ने काफी क्वेश्चंस पूछे और कल काफी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ वैक्सीनेशन कराया, हमारे सेंटर पे भी कराया, और आज भी करवाने के लिए लोग काफी नंबर्स में पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिख रहा है, एंड जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और भी लोग आगे आएंगे और वैक्सीनेशन कराएंगे, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन के बिना इस पैंडेमिक पे कंट्रोल पाना बहुत ही मुश्किल काम होगा, और वैक्सीनेशन से हम कई प्रेशियस लाइफ बचा सकते हैं, जो कि इस वैक्सीनेशन के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता है। बिल्कुल, आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा अपने जयपुर दौरे पर हैं और वहां पर एक कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको उसी कार्यक्रम में ले चलते हैं। और उसके लिए हमको काम करना चाहिए। आप बोलिएगा कि ये आए थे कोई राष्ट्रीय विषयों पर बातचीत नहीं कर रहे हैं और ये संगठनात्मक विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह जो मूल बातें हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ खड़ी हुई, उसको वापस हमको मजबूती प्रदान करना है और उस ताकत से आगे बढ़ना है। एक बात आपके जहन में नहीं आती होगी शायद, आजकल हमारे नेता प्रवास भी दिन में करते हैं, शाम को वापस होते हैं।
टच एंड गो, टच एंड गो, टच एंड गो, नो। प्रवासी कार्यकर्ता ऐसे होने चाहिए जो रात को रहे, पार्टी को समझे, अंदर की बात जाने, कार्यकर्ताओं में क्या चल रहा है उसको पहचाने और उनके साथ खड़े होकर के पार्टी को सजग कार्यकर्ता के रूप में सजग संगठन बनाए। इस बात की भी हमको कोशिश करनी होगी। इसलिए वी विल हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रैवल एंड हु टेक टूर फॉर पार्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन। मैं जो बात आपसे कर रहा हूं वो बहुत कम लोग इनकी चर्चाएं करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि बस हम गए, बैठक ली और लेकर के आ गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी जानकारी हमको इनफॉर्मल टॉक्स में मिलती है, वो फॉर्मल टॉक्स में नहीं मिलती है। और इसीलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संगठन की दृष्टि से भी आप इन बातों की चिंता और चर्चा करें। एक मैं हमेशा कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, यहां बैठे हुए लोगों को भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, जाने अनजाने में हम ये समझ बैठते हैं कि हमें सब कुछ पता है, और यह कार्यकर्ता और नेता के स्थूल होने का, खड़े हो जाने का यह पहला लक्षण होता है। मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन हमने सेल्फ एनालिसिस ये लगभग छोड़ सा दिया है। और कई बार मैं किसी से बोलता हूं, बताओ तुमने पिछले 1 महीने में क्या काम, नड्डा जी हमको आप काम बताएंगे, मैं तो 1970 से कर रहा हूं, इसे जानता ही हूं सब कुछ। सच्चाई ये होती है कि हमारी प्रोडक्टिविटी घट जाती है और हम टारगेट नहीं रखते, और टारगेट के साथ साथ समय के साथ टारगेट को नहीं जोड़ते। मेरा सभी यहां के बैठे हुए लोगों से निवेदन है, अपनी सेल्फ एनालिसिस शुरू करो। आप तय कीजिए कि हमारी कमिटमेंट के साथ साथ हमारी उपयोगिता, रेलेवेंस कितनी है। एंड पॉलिटिक्स इज ए प्लेस वेयर यू हैव टू बी रेलेवेंट। और रेलेवेंट का मतलब यह होता है कि आप पार्टी में कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, आपकी उपयोगिता कितनी है, आपके अपने डेवलपमेंट में, योग्यता में कितना विकास हुआ है, आपकी स्वीकार्यता कितनी है। मुझसे कई लोग मिलते हैं, कहते हैं नड्डा जी मुझे 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, मैं देखो जी मेरा कुछ आप करते ही नहीं हो। वो बेचारे को ध्यान में नहीं आता है कि वो 20 साल से एकला चल हो रहे हैं, अकेला ही चला हुआ है। किसी भी बैठक में आएगा, मैं हाजिर हो गया, नमस्कार जी, मैं जा रहा हूं। तो ये अकेला चल रहे होगा और दूसरा कोई आ जाए, लाना नहीं कभी। तो आप देख रहे थे भाजपा अध्यक्ष का जयपुर से संबोधन, और अब हम वापस चलते हैं अपने प्रोग्राम डॉक्टर स्पीक की ओर। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर निश्चल, आप बता रहे थे बेहद अहम है, क्योंकि अब ये हेल्थ केयर वर्कर से जो आम पब्लिक है उसके लिए स्टार्ट हो गया है, और जो इसमें शर्तें रखी गई हैं वो भी 60 साल से ऊपर और 45 साल के वो व्यक्ति जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं वो आ सकते हैं इस टीकाकरण अभियान में। डॉक्टर नीलांबर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये आम जन के लिए शुरू हुआ है, कितना व्यापक तौर पर इसे देखा जा सकता है, कितना अहम इसे माना जा सकता है, और कोविड के खिलाफ जंग में किस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये एक अगला बेहद महत्वपूर्ण कदम है? अभियान का दूसरा चरण प्रारंभ हो गया है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक के सभी व्यक्तियों को और 45 वर्ष से अधिक के उन लोगों को जिनको की कोमॉर्बिडिटी है, ऐसी 20 बीमारियां की सूची एक आई है। तो यह चरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिनमें अधिक मॉर्टेलिटी पीछे देखी गई थी कोविड के पीरियड में, वो इसी एज ग्रुप में देखी गई थी। जिसको कोमॉर्बिडिटी है और 45 वर्ष से अधिक की उम्र है, उनको फैटल कोविड देखा गया था। तो यह चरण इसीलिए महत्वपूर्ण है कि इन लोगों को जो रिस्क पर हैं, अभी बीमारी खत्म नहीं हुई है और जो रिस्क पर हैं, इन सबको इस चरण में टीका लग जाएगा। 2 डोज लगेंगी 4 हफ्ते के अंतराल पे। तो हम इस बीमारी को जीतने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं।
बिल्कुल, इस बीमारी से जंग के ख़िलाफ़ और इस जंग को जीतने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कल पहली डोज़ लगवाई है और तमाम जो विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री हैं वो भी लगातार जो है इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और एक बेहद विश्वसनीय इसे इसलिए कहा जा सकता है कि जब देश का शीर्ष नेतृत्व आगे आया है और उन्हें जो टीका लगा वो उसी वैक्सीन का लगा जिसका कि सबको लगाया जा रहा है, तो अपने आप विश्वसनीयता की एक बड़ी मिसाल जो है दिखाता है। डॉक्टर विशाल भारद्वाज, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से डॉक्टर नीलांबर भट्ट ने कहा कि इस तरह की बीमारियों की सूची है जो जारी की गई है, किस तरह से जो आम जन है वो जान सकते हैं? हालांकि लगातार इसके बारे में जानकारी दी जा रही है, पोर्टल पर ये उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हम दर्शकों के मार्गदर्शन के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे पीड़ित लोग जो 45 साल के ज़्यादा हैं वो इस टीकाकरण में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। देखिए, जो 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए 20 बीमारियों की लिस्ट जारी की गई है जो मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के प्रिंट मीडिया के माध्यम से, जो आरोग्य सेतु हमारी ऐप जो इतनी सक्सेसफुल रही पिछले साल से उसके माध्यम से, और जो पोर्टल है उसकी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से आपको पता चल सकती है। और ये स्पेशली वो बीमारियां हैं जो पिछले 1 साल में देखी गई कि कोविड के कारण इन बीमारियों में जो इन लोगों में ये जो बीमारी थी ये काफी गंभीर रूप से पाई गई थी। जैसे मधुमेह के रोगी हैं, जैसे लोग हैं जिन्हें हार्ट की बीमारियां हैं, हार्ट एलिमेंट है, कार्डियक एलिमेंट्स हैं, हाइपरटेंशन है, कार्डियक कंडीशंस हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, ऑटो इम्यून डिसीज है, और किडनी की बीमारी है, और लिवर की क्रॉनिक डिसीज है। तो ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, लेकिन ये आपको आराम से मिल जाएगी हर जगह, मीडिया पर, विभिन्न पोर्टलों पर, और जो सरकारी हमारी वेबसाइट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की और आरोग्य सेतु ऐप पर ये उपलब्ध है। तो ये जो लोग हैं जो 45 वर्ष से ऊपर हैं, ये अपने डॉक्टर की सलाह लें, उनसे लिखवाएं कि उन्हें इनकी जरूरत है और आगे आएं और जल्द से जल्द टीकाकरण करवाएं जिससे इनकी सुरक्षा हो सके और हम एक कदम और इस बीमारी से लड़ने की तरफ बढ़ सके। बिल्कुल, और हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। वंशलाल भट्ट हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। जी सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरी मिसेज का ऑपरेशन हुआ है 1.5 साल पहले, हार्ट का ओपन सर्जरी हुई है, उसका एमटीवी चेंज हुआ है, टिश्यू वैलो लगाया है उसको जी। और उसके साथ उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम भी है। तो क्या हम ये इंजेक्शन, उसका जो कोविड का इंजेक्शन है, ये लगा सकते हैं या कि उसमें कोई नहीं लगा सकते? डॉक्टर भारद्वाज, आपसे ही जानना चाहेंगे, आप क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे इनके सवाल का? जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। स्पेशली आपकी पत्नी जैसे लोगों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये वाला टीका लगाएं, क्योंकि उन्हें दिल की भी बीमारी है और साथ में डायबिटीज से भी वो पीड़ित है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उन्हें टीका लगवाएं जिससे वो सुरक्षित हो सके। और आप हाँ लगवा सकते हैं, जो आपके आसपास के डॉक्टर हैं या जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, आप उनके पास जाएं और उनसे अपनी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पर दिखवाएं और आप अपना टीकाकरण उनका करवा सकते हैं। आगे बढ़िए इसकी तरफ। तो वंशलाल जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और लगातार हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपने सवाल कर सकते हैं। जो नंबर्स दिए जा रहे हैं उन पर आप कॉल करें, अपना सवाल करें और जो भी आपके मन में प्रश्न हैं उनके उत्तर आप सही ऑथेंटिक उत्तर आप यहाँ पर प्राप्त करें। डॉक्टर नीरज, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोविन पोर्टल है जहाँ पर बड़ा एक सरल प्रोसेस है जहाँ पर लोग अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं जो इस दायरे में आते हैं। अपने आप में एक बड़ी लड़ाई का आगाज़ हम कोविड के ख़िलाफ़ कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन कैसे करें नहीं जानते हैं, उतना उनको जानकारी नहीं है या उतना पढ़े हुए नहीं है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपने घर से जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जाने में असमर्थ हैं। उन लोगों के लिए किस तरह की सुविधा जो है वो प्रदान की गई है, वो कैसे जा सकते हैं? डेफिनेटली ये जो है इसका जो एक ऑनलाइन मीडियम जो आपने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल जो कोविन पोर्टल है उसके थ्रू रजिस्टर करवा सकते हैं। जो लोग टेक सेवी नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए कुछ सेंटर्स ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पे वॉक इन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। जो भी स्लॉट होगा, अगर सेम डे का स्लॉट है तो उस दिन ही वैक्सीनेशन दिया जाएगा।
अदरवाइज किसी अगले दिन का वैक्सीनेशन का डेट दिया जाएगा, जो भी अवेलेबल स्लॉट होगा। उसके अलावा अगर घर में किसी के पास भी अगर मोबाइल फोन है तो एक मोबाइल फोन पे 4 लोग एक नंबर पे रजिस्टर करवा सकते हैं, बशर्ते कि जो भी आइडेंटिटी के जो प्रूफ होंगे वो सबके अपने इंडिविजुअल होने चाहिए, वो सेम नहीं हो सकता। उसके अलावा कई ऐसे इंटरनेट सेंटर्स भी तैयार किए गए हैं जहाँ पे लोग जाकर वहाँ पे दूसरों के हेल्प से अपने आप को इन पोर्टल्स पे रजिस्टर करवा सकते हैं, और जैसे भी स्लॉट अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग जो है आप जाकर सेंटर पे वैक्सीनेशन ले सकते हैं। जो वहां तक जाने में असमर्थ हैं, जो खुद एक बार से ज्यादा नहीं जा सकते, ऑफकोर्स वैक्सीनेशन के लिए अल्टीमेटली उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर पे तो जाना ही पड़ेगा, तो वो किसी और की हेल्प के थ्रू पहले अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और उसके बाद जैसे डेट हो उसके अनुसार वो अपने वैक्सीनेशन सेंटर पे जाए। क्योंकि अभी तक घर पे वैक्सीनेशन लगाने की कोई फैसिलिटी नहीं दी गई है, तो अगर कोई चलने फिरने में असमर्थ है तो उसे कोई ना कोई अरेंजमेंट वैक्सीनेशन सेंटर तक जाने के लिए करना ही पड़ेगा। और कोई भी वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करने के जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही क्लियर है कि अगर वो 60 से ऊपर है तो इरेस्पेक्टिव ऑफ की कोमॉर्बिडिटी है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एलिजिबल है। कोमॉर्बिडिटी वाले लोग जो 45 से 59 के बीच में है, सिर्फ वही लोग अभी इस फेज में एलिजिबल हैं। तो जैसे पहले वाले कॉलर का जो था कि उनका वॉल रिप्लेसमेंट की जो हिस्ट्री दे रहे थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि क्या उनकी वाइफ की उम्र 45 से 59 के बीच में है। अगर है तो ही इस फेज में वो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल की जरूरत है कि जो ऐसे मरीज हैं ये काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिनमें वैक्सीनेशन की जरूरत है। अगर 45 से ऊपर है तो डेफिनेटली एलिजिबल है, लेकिन 45 से अगर नीचे हैं तो इनको वेट करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और जो अहम जानकारी दी गई है, जो निर्देश दिए गए हैं, और वो भी हम यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहते हैं कि 45 से 59 साल के अंदर वो लोग जिन्हें गंभीर बीमारी है उन्हें जो फॉर्मेट उपलब्ध कराया गया है उसी के तहत अपनी डिटेल्स देनी है, जिसमें फ़ोटो आईडी प्रूफ है और जो उनको गंभीर बीमारी है उसकी भी डिटेल्स देनी है। हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ ओम कुमार जी कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जी ओम कुमार जी, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। मेरा 4 साल पहले बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और मेरा हार्ट इस समय 38% काम कर रहा है। हाई बीपी मुझे रहता है, तो क्या मुझे कोविड का इंजेक्शन लगवाना चाहिए? डॉक्टर नीलांबर भट्ट, आप इनका जवाब देना चाहेंगे? डॉक्टर भट्ट को शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर भारद्वाज, इनको इंजेक्शन कोविड का लगाया जाएगा, क्योंकि ये CHF का केस है, बाईपास सर्जरी इनको हो चुकी है, LVEF 38% है, आपको लगाना चाहिए। आपकी उम्र कितनी होगी? हेलो, आपकी उम्र 45 वर्ष से अधिक की है तो आपको लग जाएगा इसमें, और आपको लगाना आवश्यक है। मेरी उम्र 65 साल है सर। जी, आपको लगेगा, टीका लगेगा और लगवाना चाहिए आपको। लेकिन डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इनकी उम्र अभी 35 साल है, तो अभी ये इस चरण के दायरे में नहीं आते हैं, इनको इंतजार करना होगा। 65 कह रहे हैं, 65 65 जी 65 साल के हैं तो ज़रूर इनको लगवाना चाहिए। और बहुत से सवाल इस वजह से भी आते हैं कि वो लोग जानना चाहते हैं किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होंगी, या क्या क्या सावधानी या प्रिपेयर्डनेस किस तरह की उनकी होनी चाहिए। हालांकि ये बताया गया है कि जो उनकी बीमारी है उसकी पूरी डिटेल दी जानी चाहिए, तो ये कितना ज़रूरी है डॉक्टर भट्ट? ये वैक्सीन सेफ है। जो भी वैक्सीन आपके जो नियरेस्ट सेंटर है उपलब्ध है, गवर्नमेंट सेंटर में फ्री में उपलब्ध है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो इनरोल्ड हैं इस स्कीम में, PM आयुष्मान भारत स्कीम में, उनके यहाँ 250 रुपये में उपलब्ध है, और आप जाके रजिस्ट्रेशन करवा के उसको लगवा लें। और वैक्सीन सेफ है। आधा घंटा आपको वहीं पर इंतजार करना होता है। जैसा कि आपका ऑपरेशन हो चुका है, संभवतः आपको दवाइयों की इतनी अधिक एलर्जी भी नहीं होगी, और आधा घंटा इंतजार करने के बाद थोड़ा बहुत दर्द की शिकायत हो सकती है जहां पर इंजेक्शन लगेगा, या एक आध दिन हल्का बुखार, जोड़ों में दर्द हो सकता है। ये माइल्ड सिम्टम्स सभी वैक्सीन के साथ होते हैं, वो ही इसके साथ भी हैं, और अन्य कोई इसमें अधिक चिंता की बात नहीं है। कोई अभी तक जो वैक्सीनेशन के जो 2 फेज हो चुके हैं, इनमें कोई एडवर्स सीरियस इफेक्ट नहीं देखने को मिला है।
बिल्कुल, तो हमारे दर्शकों को अपने जवाब जो हैं डॉक्टर से मिल रहे हैं और हम और भी दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आप हमसे जुड़िए और अपने सवाल करिए। जो भी सवाल आपके मन में है वैक्सीनेशन से रिलेटेड, कोविड से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर्स डायरेक्ट आपसे बातचीत करने के लिए इस कार्यक्रम में उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जब हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, टीकाकरण की बात कर रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन निजी अस्पतालों में इसकी जो अधिकतम कीमत है वो 250 रुपये रखी गई है, तो बेहद अफोर्डेबल है। अगर हम सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर जो इंतज़ामात हैं वो लगातार बताए जा रहे हैं। अगर निजी हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर किस तरह के जो विशेष इंतज़ाम हैं वो हैं, या वहाँ पर किस तरह से जो लोग टीका लगवाना चाहते हैं या टीकाकरण अभियान में शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो सकते हैं? डॉक्टर भारद्वाज। जैसे कि इंतजामात सरकारी अस्पताल में दिखाए जा रहे हैं, ऐसी इंतजामात प्राइवेट अस्पतालों में भी है, निजी अस्पतालों में भी है। बस वहां पर ये फर्क है कि वहां पर जो टीकाकरण है वो मुफ्त में नहीं हो रहा है, उसकी एक मिनिमम सी फीस रखी गई है 250 रुपए। आपको वही पोर्टल पर जाना है या आरोग्य सेतु ऐप में जो वैक्सीनेशन वाला आइकॉन आता है उस पर जाकर आपको अपने आप को रजिस्टर कराना है। रजिस्टर करा के आपको अपना जो अपॉइंटमेंट है वो शेड्यूल करना है। एक लिस्ट आई है, एक सूची आई है कि जो भी जितने भी निजी अस्पतालों हैं उनकी जो सूची है वो कल सरकार ने जारी कर दी है। आपको अपना अपॉइंटमेंट लेना है वहां पर जाकर और स्वयं को रजिस्टर कराना है, और आपको वहां पर इंजेक्शन लगे। आपका अगर अपॉइंटमेंट उसी दिन का होता है तो साथ के साथ आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा। आधे घंटे के लिए आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा ये देखने के लिए कि कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हुए हैं। और अगर उस दिन का नहीं है अपॉइंटमेंट तो आपको जो भी शेड्यूल अपॉइंटमेंट मिला है उस समय आपको वहां पर जाना है और वहां पर आपकी मदद की जाएगी। वहां लोग आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि कहाँ पे जाना है और कहाँ पर टीकाकरण हो रहा है। और सभी इस तरह के इंतजाम जैसे कि निजी गवर्नमेंट अस्पतालों में है, ऐसे ही इंतजाम प्राइवेट अस्पतालों में भी कर दिए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई तकलीफ होगी किसी भी व्यक्ति को। बिल्कुल, जहाँ भी चाहें जो लोग हैं जो टीकाकरण के दायरे में आते हैं वो जाकर टीकाकरण अभियान में हिस्सा बन सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। और चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे निजी अस्पताल हो, दोनों में एक समान सुविधाएं हैं। हमारे साथ अनिल कुमार छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। अनिल जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, मैं बीपी का पेशेंट हूँ, लगातार 2-3 सालों से खा रहा हूँ दवा, और मेरा बीपी अभी 150-90 के आसपास रहता है। तो मैं अनिल जी, आप अपने टीवी की आवाज कम कर दीजिए। जी, आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए। तो मैं इंजेक्शन ये अभी टीकाकरण करा सकता हूँ कि नहीं कोविड कोरोना? डॉक्टर निश्चल। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी उम्र कितनी है, उस पर डिसीजन होगा। एंड डेफिनेटली अगर आप हाइपरटेंसिव है, ट्रीटमेंट पे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे अगर 45 से 59 के बीच में है। और अगर 60 या उसके ऊपर है तो आपको बिना किसी कोमॉर्बिडिटी के भी आप एलिजिबल हैं। तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग। और सबसे जरूरी है कि जब भी आप वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं, आपके पास जो भी कोमॉर्बिडिटीज या जिस चीज के लिए भी जो भी दवाई आप ले रहे हैं, जो भी वहां पे वैक्सीनेशन टीम है उसके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। अगर आप में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन हो तो वो अवेयर रहे कि आपको वो समझा पाए कि क्या दिक्कत हो सकती है या सेफ है। बिल्कुल, तो अनिल जी आपको अपना जवाब मिल गया होगा, और हम अपने सभी दर्शकों को कहना चाहते हैं कि आप जो नंबर स्क्रीन पर आपके आ रहे हैं उन पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल जो भी आपके मन में है कोविड से जुड़े, टीकाकरण से जुड़े, आप डॉक्टर से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कोविन पोर्टल की हम लगातार बात कर रहे हैं और इस पर रजिस्ट्रेशन की बात हो या न्यू इन्फॉर्मेशन की बात हो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये पोर्टल है। किस तरह से ये भी कोविड के ख़िलाफ़ जंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? डॉक्टर भट्ट, अगर हम आपसे जानना चाहें तो। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से हम उस व्यक्ति का बायोडाटा पूरे नेशनल पोर्टल पे एक साथ फीड करते हैं। आज कितनी वैक्सीन लगी ये रोज का रोज पता चल जाता है।
और उस व्यक्ति को कोमॉर्बिडिटी है, उसका उम्र क्या है, किस जगह का रहने वाला है, ये भी सब जैसे ही आप इस देश के किसी भी कोने में, चाहे आसाम में लगेगा टीका, चाहे जम्मू कश्मीर में लगेगा या त्रिवेंद्रम में लगेगा, उसकी सूचना पूरे पोर्टल के माध्यम से जो हमारी नेशनल एजेंसी हेल्थ मिनिस्ट्री को सूचना चली जाती है। तो इससे इस चीज को मॉनिटरिंग करने में कि कितनी वैक्सीन लग गई, कितने लोगों को आवश्यकता है, कहाँ कितना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, इस चीज को भी ट्रैक किया जा सकता है। तो इससे निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी है, इससे जो पहले मैनुअली वर्क होता था, महीनों तक सूचना नहीं मिलती थी। वैक्सीनेशन तो नेशनल पॉलिसी में पहले से ही होते हैं, लेकिन कोविड का वैक्सीनेशन इस पोर्टल के द्वारा होने से इसके एकदम तुरंत सूचना और कितना कहाँ रिक्वायरमेंट है वैक्सीन की, ताकि जो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय है वो सुनिश्चित कर सके कि यहाँ इतनी वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है, उसको बैकअप उससे जो फीडबैक मिलेगा उससे उसकी डोजेज भी वहां तक पहुंचाई जाएंगी। यह कोविन पोर्टल सब चीज के लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, बहुत सी जानकारी जो है एक ही जगह पर जो दर्शकों को मिल सकती है। हमारे साथ प्रेमवीर सिंह हाथरस से जुड़ गए हैं। जी प्रेमवीर सिंह जी, पूछिए अपना सवाल। प्रेमवीर जी, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। मैंने कल मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कराया सर। जी मैंने कल रजिस्ट्रेशन कराया मोबाइल से। जी आपने बहुत अच्छा किया, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैं जो है हार्ट पेशेंट हूँ, 96 में मेरा बाईपास सर्जरी हुआ है जी। 67 साल मेरी उम्र है। रजिस्ट्रेशन करवा दिया, मेरे को कैसे मैसेज आएगा कि मैं वहाँ कौन से उसमें जाना है? जी डॉक्टर भारद्वाज, आप इनका जवाब देंगे। देखिए, आपकी उम्र 66 साल है, इसका मतलब आप रजिस्टर करा के और वॉक इन भी जा सकते हैं। जो भी आपके आसपास अस्पताल है प्रेम जी, वहां पर आप जा सकते हैं और अपने सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मेडिकल रिकॉर्ड्स के हैं, वो भी आप अपने साथ लेकर जाइए। और जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है जिस नंबर से, वो जो भी आपके नजदीकी सेंटर है वहां पर वो आपका चेक करेंगे। जो भी आईडी प्रूफ से आपने स्वयं को रजिस्टर कराया है वो आप साथ में लेकर जाइए, जिससे वो नंबर आपसे मैच करके और उसके साथ मैचिंग करके और आपका रजिस्ट्रेशन चेक करके वो आपको टीकाकरण करेंगे वहां पर। और अपने रिकॉर्ड जरूर लेकर जाइएगा साथ में, क्योंकि वहां पर जो आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा उसमें आपके बीमारी के बारे में और जो भी आपको अन्य प्रॉब्लम है उसके बारे में रिकॉर्डिंग की जाएगी और बाकी साथ में ऑब्जर्वेशन में भी रखा जाएगा। बिल्कुल, तो प्रेमवीर सिंह जी को अपना जवाब मिल गया होगा और तमाम दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप भी कोई भी आपके मन में शंका है उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है, आप डॉक्टर से डायरेक्ट डॉक्टर स्पीक में पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए टीडी न्यूज़। नाइन to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डॉक्टर स्पीक में। डॉक्टर्स का एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि हमसे ज़रूर जुड़िए, क्योंकि जो भी आपके सवाल हैं उनका एक सही जवाब, विश्वसनीय जवाब आप इस कार्यक्रम में पा सकते हैं। डॉक्टर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और अपने डॉक्टर्स का रुख हम करना चाहेंगे। डॉक्टर भारद्वाज, जिस तरह से आपने एक दर्शक का भी मार्गदर्शन किया, आपने बताया कि किस तरह से जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उसके बाद मैसेज
उनको कैसे आएगा, या फिजिकली भी वो जा सकते हैं। अभी हम कोविन पोर्टल की बात कर रहे थे कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन इससे पहले भी हमने बात की थी डॉक्टर निश्चल से कि किस तरह से जो लोग टैक्स सेवी नहीं हैं या जिनके पास ये सुविधा नहीं है, तो क्या फिज़िकली भी एक बार और हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या लोग फिज़िकली जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन इसको करा सकते हैं? अगर करा सकते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है? देखिए, बहुत सारे जो लोग 60 साल की उम्र से ऊपर हैं उन्हें वॉक इन की सुविधा दी गई है, जिससे उन्हें, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो टैक्स सेवी नहीं होंगे। वैसे तो आजकल सभी के पास एक स्मार्टफोन होता है और घर में कोई ना कोई स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर ही रहा होता है, तो या तो आपके जान पहचान वाले या आपकी हेल्थ वाले या जो आसपास कोई हेल्थ सेंटर है वहां पर आपका जो कोविन पोर्टल है उस पर कोई रजिस्ट्रेशन करा सकता है। लेकिन जो 60 साल से उम्र में ऊपर के लोग हैं वो अपना कोई भी आईडी प्रूफ लेके, जो कोविन पोर्टल पे जैसे दिए गए हैं आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पेंशन की बुक और इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड, ये इनमें से कुछ भी लेकर आप जो भी नजदीकी आपके केंद्र है वहां पर जा सकते हैं। या तो वो आपकी मदद करेंगे जिससे कि आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा सके, या फिर आप अपने आसपास किसी से या घर में ही जो भी टैक्स सेवी है उससे कहकर अपना रजिस्ट्रेशन शेड्यूल करा सकते हैं। लेकिन 60 साल से उम्र के व्यक्तियों को वॉक इन की सुविधा भी दी गई है। हाँ, बिल्कुल बेहद अहम जानकारी। और हमारे साथ एक दर्शक अलवर से जुड़े हुए हैं और हम उनसे कहना चाहेंगे, जी पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी पूछिए अपना सवाल। मैं मेरा CABG हो चुका है डॉक्टर साहब, CABG। तो क्या मैं टीका लगवा सकता हूँ? डॉक्टर निश्चल। डेफिनेटली, अब आपकी उम्र अगर 45 के ऊपर है तो आप एलिजिबल है, और 60 के ऊपर है तो अगर CABG नहीं भी हुआ होता तो आप उसके लिए एलिजिबल होते। तो बिल्कुल आप अपने आप को रजिस्टर करवाइए और जो नियरेस्ट सेंटर है वहां पर जाकर जब भी आपको स्लॉट मिले आप अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए। तो आपको मिल गया होगा अपना जवाब। और एक और दर्शक हमारे साथ कैलाश कुमार खरे जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी उम्र 62 साल है और उनकी पत्नी की उम्र 59 साल है और उनको वो आर्थराइटिस से पीड़ित हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या वो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं। मुझे लगता है कि 60 साल से ऊपर हैं तो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल ही हैं। और अपनी वाइफ के बारे में बेसिकली वो पूछ रहे हैं, 59 ईयर्स ओल्ड हैं। डॉक्टर भट्ट। जी, अगर उनको क्रोनिक आर्थराइटिस है, लंबे समय से इम्यून सप्रेसेंट जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दवाई दी जाती है, खा रही हैं, स्टेरॉइड भी लेती हैं या HCQS लेती हैं या सल्फासेलेजिन लेती हैं, तो क्रोनिक इलनेस में आता है। इम्यून सप्रेसेंट भी आर्थराइटिस में दिया जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को एक कैटेगरी है जिसमें या उनको कोई डिसेबिलिटी भी है, तो उनका अपना डॉक्यूमेंट्स ले जाएं। डॉक्यूमेंट्स के साथ में उनको एलिजिबल होंगी वो वैक्सीन लगवाने की। बिल्कुल बेहद अहम जानकारी आपने भी दी है। और हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं फेसबुक लाइव से, अभय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पूछते हैं कि सेकेंड डोज के लिए 28 डेज़ के बाद कितना डिले इसे और किया जा सकता है। अब उन्होंने रीज़न नहीं दिया है कि ये सवाल क्यों पूछा है, क्योंकि 28 डेज़ की लिमिट जो है सामान्य तौर पर बताई जाती है, लेकिन क्या इसे डिले किया जा सकता है? डॉक्टर भारद्वाज। देखिए अभय जी, आपसे यही रिक्वेस्ट किया जाएगा कि जब भी आपका शेड्यूल अपॉइंटमेंट आए 28 डेज के बाद सेकेंड डोज के लिए, तो आप जाकर और ले लें, उसमें डिले ना करें। क्योंकि कुछ जो स्टडीज आई हैं वो बहुत जरूरी है कि जो गैप है वो मेंटेन किया जा सके। और आपसे यही गुजारिश होगी, आपसे ही नहीं बाकी सभी दर्शकों से जो सुन रहे हैं, कि जब भी आपकी जो सेकेंड डोज है वो शेड्यूल है, जैसा कि बताया जा रहा है कि 28 से 30 दिन के बीच में लेनी है, तो आप उसको जरूर लें, आप उसको अवॉइड ना करें। क्योंकि उसी तरह हम अपने आप को और अपने आसपास वालों को कोरोना से बचा सकते हैं। हमें वैक्सीन के लेने में कोई भी ढील नहीं करनी चाहिए। जब भी आपका शेड्यूल अपॉइंटमेंट है, आप कोशिश करें कि उस दिन या एक आध दिन में उसको ले लें, ज्यादा डिले ना करें तो बेहतर होगा सभी के लिए। बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जगत राम सेमवाल। उन्होंने भी यही पूछा है कि पहले और दूसरे टीके लगने में कितने दिनों का अंतर ज़रूरी है, इस बारे में मार्गदर्शन करें। लगातार इसमें हालांकि ये बताया जा रहा है कि कितने दिनों का अंतर है, लेकिन इसमें ये भी जानना ज़रूरी है क्योंकि ये सवाल बहुत आता है। जिस तरह से पहले दर्शक ने पूछा कि क्या डिले किया जा सकता है, इससे पहले हमारे पास एक दर्शक का सवाल आया था कि वो कहीं पर सफ़र में हैं तो इस वजह से अगर वो लेट हो जाएँ तो कोई उन्हें दोबारा
तो नहीं ये प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। तो डॉक्टर निश्चल, ये जानना इसमें बेहद आवश्यक है कि ये जो समय सीमा निर्धारित की गई है इसकी सही वजह क्या है, इसका कारण क्या है और क्यों ये ज़रूरी है फॉलो करना? देखिए, जो इस वैक्सीन का जो ट्रायल कंडक्ट किया गया था, तो उसमें देखा गया था कि 4 हफ्ते का जो गैप होता है उसके बाद जब सेकेंड डोज लेते हैं। जी, डॉक्टर निश्चल से हमारा संपर्क जो है वो लग रहा है कि टूट गया है, वो उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी, डॉक्टर निश्चल की आवाज़, जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, अब आना शुरू हुई है। जी बताइए। हाँ, सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि जो ट्रायल्स हुए थे उसमें ये देखा गया था कि जो वैक्सीन के 2 डोज के डिफरेंस 4 हफ्ते का मिनिमम होना चाहिए और सेकेंड डोज लगने के 2 हफ्ते बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वैक्सीन के चलते जो एंटीबॉडी बनना है वो अच्छे लेवल पे बनेगा 2 हफ्ते बाद सेकेंड डोज के बाद। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सेकेंड डोज हम मिस न करें। अभी के जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो सेकेंड डोज है वो 4 वीक्स अपार्ट होना चाहिए, यानी कि जब भी 4 हफ्ते पूरे हो आप इमीडिएटली जाकर वैक्सीन का सेकेंड डोज लें। बाई चांस किसी भी रीजन से आपका अगर वैक्सीनेशन मिस होता है सेकेंड डोज जो शेड्यूल डेट पे, तो कोशिश ये करनी है कि जितनी जल्दी हो सके आप जाकर अपना सेकेंड डोज के बिना सेकेंड डोज के ये वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरा नहीं हो सकता, आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं हो सकते। इसलिए अगर डिले भी हो रहा है तो जाकर अपना सेकेंड डोज लगवाइए। इसमें कोई संकोच करने का या फिर वापस से रीइनिशिएट करना वैक्सीन शेड्यूल पूरा, इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो बेहद अहम है और हमारे दर्शक जो हैं वो भी अब समझने में कामयाब रहे होंगे कि क्यों ये समय सीमा ज़रूरी है। बाबूलाल जी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। जी बाबूलाल जी, पूछिए अपना सवाल। मैं ये पूछ रहा था मैडम कि मेरा 2020 में दिसंबर में हार्ट का बाईपास सर्जरी कराया है, तो अभी टीका कैसे लगवाना है उसको, कितने? जी, आपकी उम्र कितनी है? 62 ईयर। 62। डॉक्टर भट्ट, आप इनका मार्गदर्शन करना चाहेंगे? जी, आपकी उम्र 62 वर्ष है और हार्ट का बाईपास दिसंबर में हुआ है। अब आप 2 महीने हो चुके हैं और बाईपास होने के कोई ऐसा समय सीमा निर्धारित नहीं है। आपको इंजेक्शन लग जाएगा और लगाना भी चाहिए और आप अपने नजदीकी सेंटर पर रजिस्ट्रेशन करा के और टीका लगवा लें। बिल्कुल। डॉक्टर भट्ट, इसके साथ ही हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे दर्शकों की ये भी उत्सुकता रहती है कि जिस तरह से ये बताया गया है 45 ईयर से ऊपर के अगर लोग हैं, 45 से 59 के बीच में, अगर उन्हें गंभीर बीमारियां हैं तो उन्हें ये सुविधा दी गई है कि वो ज़रूर जाकर लगवाएं, तो क्यों ये उनके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है? इसलिए भी जरूरी है कि जो कोविड का जो मॉर्टेलिटी देखी गई है, जिनको हार्ट की बीमारियां हैं और डायबिटीज लंबे समय से है, ब्लड प्रेशर है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, क्रॉनिक लीवर डिजीज है, ऐसे लोगों की मृत्यु अधिक हुई है इस बीमारी से। इसलिए अगर इनको संक्रमण दोबारा से होता है क्योंकि बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है, तो इनका रिस्क, लाइफ का रिस्क अधिक रहेगा ऐसे व्यक्तियों को। तो इसीलिए ऐसे लोगों को प्रायोरिटाइज किया गया है कि पहले जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं और 60 वर्ष से अधिक की उम्र के हैं, जिनकी मॉर्टेलिटी अधिक थी, उनको पहले लगाया जाए। तो यह सुविधा इसीलिए दी जा रही है। बिल्कुल, तो इस प्राथमिकता का एक बेहद मजबूत आधार है और सभी दर्शकों को इसे समझना भी चाहिए। सभी लोगों को जो कि अब वैक्सीनेशन के दायरे में आते हैं, ज़रूर अपने घरों से बाहर निकल कर आना चाहिए और टीकाकरण अभियान का हिस्सा बनना चाहिए बिना किसी शक के, बिना किसी भ्रम के। और कोई भ्रम है तो आप हमारे कार्यक्रम से जुड़िए और सवाल पूछिए। हमारे साथ पंकज भारद्वाज जुड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि वो 32 साल के हैं और उन्हें अगस्त 20 में कोरोना हुआ था और वो ये पूछना चाहते हैं कि मुझे वैक्सीनेशन कब होगा। तो 32 साल के हैं तो इन्हें तो इंतज़ार करना होगा। डॉक्टर भारद्वाज। देखिए पंकज जी, अभी आपकी उम्र 32 साल की है, आपको अगस्त में कोरोना हुआ था, लेकिन अभी जो उम्र है, जो अभी सरकार ने जो पोर्टल्स खोले हैं वैक्सीनेशन के लिए, वो है 45 से 59 ईयर्स की एज में। और जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटी है और 60 साल की उम्र, जिन्हें कोई कोमॉर्बिडिटी चाहे है या नहीं है, आप अभी उस दायरे में नहीं आते हैं, आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस दौरान आपसे यही गुजारिश है कि आप मास्क पहने रहें,
जो दूरी है वो बनाकर रखें, बार बार अपने हाथ सैनिटाइज करें और कम से कम बाहर जाएं। जो हम सावधानियां पिछले 1 वर्ष से बरत रहे हैं, आपसे यही निवेदन है कि आप उनको नियमित रूप से बरतते रहें, उनमें ढील ना दें बिल्कुल भी। और जिस तरह से हमारा जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है वो चल रहा है और काफी सक्सेसफुल भी हो रहा है, तो उम्मीद है जल्दी आपका भी नंबर आ जाएगा, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। चंदन कुमार हमारे साथ तो मोतिहारी से जुड़े हुए हैं। चंदन कुमार जी, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे पिताजी को 5-7 साल पहले टीबी की बीमारी था, इलाज हो रहा था। वे आज 75 ईयर के हो चुके हैं। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या उन्हें इंजेक्शन पड़ सकता है कि वैक्सीनेशन होगा या नहीं होगा? डॉक्टर निश्चल। नहीं, बिल्कुल। जो आपके फादर 75 इयर्स के हैं और डेफिनेटली हम इस प्रोग्राम के माध्यम से बार बार हम यही बताते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इस बीमारी में जो कि मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी डिसाइड करता है वो एज है। और स्पेशली 50 प्लस होने के बाद जो है, अगर किसी को ये बीमारी होती है तो चांसेस कि उसमें बीमारी कॉम्प्लिकेट हो जाए, मरीज की जान जा सकती है, वो ऐसे एज ग्रुप के ही लोग होते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है। और ऑफ कोर्स आपके फादर को अगर चेस्ट की टीबी हुई थी तो फेफड़े पे हो सकता है कुछ असर छूट गया हो, उसके चलते कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन भी हो रखा हो। तो डेफिनेटली आपके फादर एक आइडियल कैंडिडेट है जिनको इस वैक्सीन की सख्त जरूरत है। इसलिए आप उन्हें रजिस्टर करवाएं और जो भी नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर है वहां ले जाकर उनको वैक्सीनेशन लगवाएं। तो चंदन कुमार जी, आपको अपना जवाब मिल गया होगा। और हमारे साथ एक और दर्शक फेसबुक से जुड़े हैं, श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो ये कहते हैं कि वो 78 साल के हैं, 78 ईयर्स ओल्ड हैं, और वो कहते हैं कि कोविड से ट्रीटमेंट के बाद वो 2 मार्च 2021 को वो 2 जनवरी 2021 को वो डिस्चार्ज हुए। अब वो पूछ रहे हैं कि मैं वैक्सीनेशन का पार्ट कब बन सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये सुना है कि डिस्चार्ज होने के बाद 3 से 4 मंथ का जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए, वो गैप होना चाहिए। डॉक्टर भट्ट, किस तरह से आप इनकी समस्या का समाधान करेंगे? 2 जनवरी को डिस्चार्ज हुए हैं तो निश्चित तौर पर उनको पहले ही 15 दिन पहले, करीब 20 दिन पहले कोविड हुआ होगा। दिसंबर में इनको कोविड संक्रमण हुआ है। दिसंबर से अब मार्च तक 2.5 महीना करीब हो चुका है। 2.5 से 3 महीने में दोबारा ऐसे व्यक्तियों को टीका लगना की इसमें अनुमति है। आपको कोविड वैक्सीनेशन के लिए आप अगर इस उम्र में आते हैं 60 से ऊपर तो टीका लग जाएगा। आप अपने नजदीकी केंद्र में रजिस्टर करा के उनको अपनी जानकारी दे सकते हैं। और ये 78 साल के हैं डॉक्टर साहब, तो इनको तो प्राथमिकता के तौर पर मुझे लगता है कि लगना चाहिए। इनको लगेगा, टीका लगेगा बिल्कुल। लेकिन जी, इससे जुड़ा एक और सवाल था, वो मैं आपसे बाद में करूंगी। शिव कुमार जी एटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शिव कुमार जी, पूछिए अपना सवाल। मैं मैडम ये कह रहा था, हमारे उत्तर प्रदेश में जनपद एटा के तहसील अलीगंज का रहने वाला हूँ। यहाँ CHC है, CHC में कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा, ये भारत बायोटेक की कोविशील्ड जो है वो कोवैक्सीन लगवाना चाहते हैं। यहाँ कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों तरह की है नहीं, हम लगवाना चाहते हैं भारत बायोटेक। जी, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर जनपद एटा में। जी, आपके भ्रम का ज़रूर हम समाधान करेंगे। डॉक्टर भारद्वाज, इस तरह की क्वेरीज भी बहुत आती हैं कि जो वैक्सीन है, अमुक वैक्सीन जो है वो कितनी प्रभावी है, या अगर 2 वैक्सीन है या 3 वैक्सीन है तो उनमें से कौन सी ज़्यादा प्रभावी है, हमें ये वैक्सीन लगानी है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सभी वैक्सीन का जो असर है वो एक ही तरह का है, या इस तरह से जो प्राथमिकता देनी चाहिए वो कितना उचित है? दोनों वैक्सीन जो सरकार ने निकाली है, जो हमारी दोनों वैक्सीन आई है कोवैक्सीन नाम से और दूसरी जो है वो कोविशील्ड नाम से, दोनों ही बहुत इफेक्टिव है, दोनों के ही बराबर रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए कि हमें ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए, ये वाली चाहिए। और जो आपके आसपास आ रही है, जो आपके जनपद में मिल रही है और कोई जो मिल रही है वो आप लगवाइए। और इसलिए मत लगवाइए कि अभी ये नहीं मिल रही है, हमें दूसरी वाली वैक्सीन लगाई है, इस चीज का वेट नहीं कीजिए, क्योंकि जो दोनों है वो दोनों ही काफी इफेक्टिव है।
और 16 जनवरी से जिस दिन से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है उस दिन से सभी लोगों को दोनों तरह के वैक्सीन मिल रहे हैं और दोनों ही वैक्सीन की जो है वो बराबर एफिकेसी मानी जा रही है। तो आप इस चीज में मत पड़िए कि मुझे यही वाली लगवानी है, ये वाली नहीं लगवानी है। और जो आपको मिल रही है, जो आपके नजदीकी केंद्र में मिल रही है, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराएं और जाकर वैक्सीन को जल्द से जल्द दें। अगर आपकी उम्र इस दायरे में आ रही है, जो कि अभी सरकार ने कहा है कि जिन लोगों को मिल सकता है 60 से ऊपर और 45 से ऊपर जिनको कई कोमॉर्बिडिटीज हैं उन लोगों को। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो इनका सवाल था ये पूछ रहे थे कि कहाँ से ये जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या कहाँ पर जा सकते हैं। तो जो डेजिग्नेटेड स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर जाकर इनको पूरी जानकारी भी मिल सकती है और पूरी सहायता भी मिल सकती है। जो भी नजदीकी इनके स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां से मिल सकती है, या आरोग्य सेतु ऐप जो भी इनके घर में टेक्स्ट से भी है वो डाउनलोड कर सकता है, वहां से भी मिल सकती है, कोविन पोर्टल से भी मिल सकती है, प्रिंट मीडिया, टीवी, ये सभी, इन सभी पर जो भी आपके आसपास के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है आप वहां जाकर भी पता कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि आपके निकटतम जो भी आपके हॉस्पिटल है या स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर कौन सा वैक्सीन लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो आपको अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से पता लग जाएगा। आप वहां जाकर और पता कीजिए, आपको सारी जानकारी वहीं से उपलब्ध हो जाएंगी। तो बिल्कुल जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा है कि बिल्कुल घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके आसपास जो भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं या इस टीकाकरण के लिए निर्धारित स्वास्थ्य केंद्र हैं, आप जा सकते हैं, कोविन पोर्टल पर जा सकते हैं, उन स्वास्थ्य केंद्रों पर फिजिकली जा सकते हैं, वहाँ से आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और दवाइयों के बारे में, जो टीकाकरण है, वैक्सीन के बारे में किसी भी तरह का भ्रम पालने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव है। सभी जो वैक्सीन आई हैं उनका समान इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो टीकाकरण अभियान का हिस्सा बनिए, किसी तरह का शक या किसी तरह की शंका अपने दिमाग में नहीं रखिए। और अगर कोई शंका आपके दिमाग में है, कोई प्रश्न आपके दिमाग में है तो डॉक्टर से पूछिए। हमारे साथ जुड़िए, नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, इनका फ़ोन आने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी। इन्होंने पूछा था कि एक गैप के बारे में पूछा था कि हालांकि एक दर्शक थे जिनकी उम्र 78 ईयर्स थी और वो बोल रहे थे कि कोविड से डिस्चार्ज होने के बाद कितने दिनों के बाद 3 से 4 महीने का गैप जो है वो क्यों बताया जाता है और कितने दिनों के बाद जो है वो इस टीकाकरण अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये जो गैप है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये क्यों ज़रूरी है? डॉक्टर निश्चल, आपसे हम जानना चाहेंगे। ये मैं एक्चुअली इसमें मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि ये 3-4 महीने का गैप किसी ने नहीं कहा है। जो कोविड के जो एक्टिव पेशेंट होते हैं उन्हें हम डिस्करेज करते हैं हेल्थ केयर सेंटर पे जाने से, क्योंकि वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ यही एक कारण है जिसके चलते हम कहते हैं कि आप जब कोविड से रिकवर करें तो 3 से 4 हफ्ते तक वेट करके उसके बाद जाएं। तो ये एक तरह से कॉन्ट्राइंडिकेशन वैक्सीन का नहीं है, इससे आप दूसरों को रिस्क में डाल सकते हैं अगर आप इन्फेक्टेड हैं और आप वैक्सीनेशन लगवाने चले जाएं। तो इसलिए 4 महीने वेट करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप रिकवर हो जाएं तो 3 से 4 हफ्ते के बाद आप जाकर अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकते हैं, अगर आप किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट आते हैं तो। ये आप 60 के ऊपर हैं या फिर 45 से 59 जो कोमॉर्बिडिटी की लिस्ट जारी की गई है उसमें आप आते हैं। तो ऐसा कोई ये गैप जो है ये सिर्फ लोगों के प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि बीमारी वैक्सीनेशन सेंटर के थ्रू ना फैल जाए, इसलिए ये रोक हमने लगा रखी है। बिल्कुल बेहद अहम जानकारी आपने दी है, क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत आते हैं दर्शकों के हमारे साथ। वीरेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी वीरेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरी उम्र 70 वर्ष है जी। साल से डायबिटीज होने की वजह से शरीर बहुत कमजोर है। हालांकि जी हाँ, मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ, मेरी उम्र 70 वर्ष है। 30-35 साल से डायबिटीज होने की वजह से शरीर बहुत कमजोर है। हालांकि गोलियों से कंट्रोल में है, शरीर की जो रोग रोधक क्षमता है बहुत कमजोर है। तो क्या चाहिए कि नहीं? और 3 महीने पहले मुझे कोरोना हुआ था और 14 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी हो गई थी। अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। 2 बार एक्सरे हुआ, उसमें कुछ निकला नहीं था, वो साफ थे एक्सरे। बिल्कुल डॉक्टर भट्ट, देवेंद्र जी का सवाल जो है ये भी बड़ा वाजिब है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये डायबिटीज़ से पीड़ित भी हैं और कोरोना भी इन्हें हो चुका है और उम्र भी 70 वर्ष है। और ये ख़ास तौर पर इन्होंने पूछा है कि इनके शरीर में वीकनेस है, तो क्या ये वैक्सीन ले सकते हैं? डॉक्टर भट्ट।
जी देवेंद्र जी, आप वैक्सीन बिल्कुल ले सकते हैं। आप डायबिटीज लंबे समय से है और कोविड भी हुए 3 महीना से ऊपर हो चुका है आपको, और वीक है इसीलिए अधिक आवश्यक है। वीक हैं ताकि दोबारा से आपको कोविड ना हो, आपके शरीर में इम्यूनिटी इसकी वैक्सीन से अच्छी बनी रहे, इसीलिए आपको अति आवश्यक है कि आप इस वैक्सीन को लगाएं। वैसे वीकनेस आपको फील होता है, शुगर आपकी कंट्रोल है कह रहे हैं, और बाकी पैरामीटर्स आपके ब्लड के ठीक हैं, तो आपको वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल देवेंद्र जी, तो आपको अपना जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर भट्ट, जो एक तरह की वीकनेस की इन्होंने बात की है कि मेरा शरीर वीक हो गया है, और लंबे समय से अगर कोई बीमारी होती है तो एक स्वाभाविक वीकनेस आती है, तो इससे संबंध में हम जानना चाहेंगे क्या वैक्सीन का इससे कोई संबंध होता है कि अगर आपकी बॉडी उतनी स्ट्रेंथ उसमें नहीं है तो भी आप वैक्सीन ले सकते हैं? जी, इससे कोई संबंध नहीं होता है। आप अगर बॉडी मास कम है, दुबले पतले हैं, और अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा लोअर लिमिट में भी रहता है, और आपको न्यूरोपैथी है, टायर्डनेस रहती है, चलने में थकान होती है, और हाथ पांव में लंबे लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में सुन्नपना, झंझनाहट भी होता है, तो इससे वैक्सीन का इस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इन व्यक्तियों को वैक्सीन लेना चाहिए। बिल्कुल, तो देवेंद्र जी और उनके जैसे जितने भी दर्शक उनके जैसे सवाल उनके मन में है, उन्हें अपना जवाब मिल गया होगा, जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं या जानना चाहते हैं कि उनकी उम्र है लेकिन साथ में बीमारियां भी हैं, क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं और कितना उसका असर होगा। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी अभी भट्ट साहब ने दी है। इसके अलावा रंजन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि 65 ईयर ओल्ड हैं और इन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया कोविन पोर्टल के तहत, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैं वैक्सीनेशन का शेड्यूल ऑनलाइन अभी तय नहीं कर पाया हूँ। गुरुग्राम से ये हैं और ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर जो डेट्स हैं वो नो स्लॉट शो कर रही हैं, तो इनकी चिंता है कि इनको क्या करना चाहिए, किस तरह से ये जल्दी वैक्सीनेशन का पार्ट बन सकते हैं। डॉक्टर भारद्वाज, आप इनकी चिंता का समाधान करना चाहेंगे? देखिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो डायरेक्ट वॉक इन जाके भी पता कर सकते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द कब मिल जाएगा। तो अगर आप रजिस्टर हो गए हैं तो जो भी आपके नजदीकी हेल्थ सेंटर है या जो भी हॉस्पिटल है जिनके नाम आपको पता है कि जहां पर आपको वैक्सीन लगेगा, आप वहां पर जाइए और वहां पर जो भी लोग होंगे वो आपकी मदद करेंगे और आपको बताएंगे कि जल्द से जल्द आपको वैक्सीन कब मिलेगा। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी उम्र 60 से ऊपर है तो वॉक इन की फैसिलिटी ऐसे लोगों के लिए उपलब्ध है। आप रजिस्टर्ड तो हो ही चुके हैं तो जल्द ही आपको वैक्सीन मिल जाएगा, इसमें घबराइए मत, जल्द से जल्द वैक्सीन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पूनम अग्रवाल जी का एक सवाल है। वो कह रही हैं कि जो पेरिनॉम और आयोडीन सेंसिटिव लोग वो भी क्या वैक्सीनेशन करा सकते हैं, वो भी टीकाकरण करा सकते हैं? डॉक्टर निश्चल, आपसे जानना चाहेंगे। ये कंपोनेंट्स जो हैं टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ये वैक्सीन के पार्ट नहीं है, तो इसलिए आई डोंट थिंक कि ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन होना चाहिए वैक्सीनेशन का। पर फिर भी जो भी आपका एलर्जी की हिस्ट्री है या इस तरह की कोई भी सेंसिटिविटी की हिस्ट्री है तो आप वैक्सीनेशन सेंटर पे डॉक्टर्स को डेफिनेटली इन्फॉर्म करें। उसके अलावा डॉक्टर फिर आपके बिहाफ पे डिसाइड करेगा कि आपको वैक्सीनेशन देना है या नहीं देना है। बिल्कुल, तो पूनम जी को भी अपना जवाब मिल गया होगा। और पंकज खंडेलवाल हमारे साथ राजनांदगांव से जुड़े हुए हैं। पंकज जी, पूछिए अपना सवाल। बिल्कुल, तो पूनम जी को भी अपना जवाब मिल गया होगा। और पंकज खंडेलवाल हमारे साथ राजनांदगांव से जुड़े हुए हैं। पंकज जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम, हमारे पापा जी है 65 ईयर्स के है। तो पूनम जी को भी अपना जवाब मिल गया होगा। पंकज खंडेलवाल हमारे साथ खंडेलवाल जी, आप अपना टीवी पहले तो उसका आवाज कम कर दीजिए। ओके, तो वो डायबिटिक पेशेंट है और बीपी भी उनका रहता है हाई। ओके, तो मैडम कल वैक्सीन लगवाया है उन्होंने उनको। और अब नेक्स्ट डोज जो है वो 28 तारीख दिया उन्होंने। और उस समय तो होली का त्योहार रहेगा, तो वैक्सीन कैसे कंप्लीट होगा सेकेंड डोज? डॉक्टर भट्ट, आप इनका जवाब देना चाहेंगे? ठीक है, 28 को अगर प्रोबेबली होली के दिन वैक्सीन न लगे तो अगले दिन 29 को लग जाएगी।
क्योंकि सेकंड डोज 4 हफ्ते से 6 हफ्ते के बीच में कभी भी लगा सकते हैं, 1-2 दिन आगे पीछे 4 हफ्ते के बाद 29-30 अप्रैल फर्स्ट वीक में भी लगा सकते हैं। आप चिंता मत करिए, फर्स्ट डोज लग गई है तो सेकंड डोज आपको जरूर लगेगी। अगर 28 को छुट्टी है नहीं है तो 29 को लग जाएगी। इसमें कोई 2-3 दिन लेट भी हो जाए तो कोई चिंता नहीं करनी आप। तो खंडेलवाल जी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर 1-2 दिन लेट भी हो जाते हैं तो आप जो ये प्रोसेस है इसको ज़रूर पूरा करें और इसको बीच में ना छोड़ें। आप दूसरी डोज लगवा सकते हैं तय समय सीमा के भीतर ही। डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, दर्शकों के सवालों का जवाब दे रहे हैं, और सवाल भी बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन समय हमारे पास अब जो है इस कार्यक्रम के लिए समाप्त हो चला है। तो हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि हम रोज़ ये प्रोग्राम लेकर आते हैं, आप हमसे जुड़िए, और हमारे डॉक्टर्स हैं वो हमेशा मौजूद रहते हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और डॉक्टर्स का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि बेहद अहम जानकारी उन्होंने साझा की हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ, और उनके बहुत से सवालों का जवाब भी दिया, उनकी बहुत सी शंकाओं का समाधान भी किया। तो डॉक्टर भारद्वाज, डॉक्टर निश्चल और डॉक्टर भट्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने का और इतना कीमती वक्त अपना यहाँ पर देने का, दर्शकों के सवालों के जवाब देने का। और दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम हम रोज़ लेकर आते हैं। अगर आपके सवाल रह गए हैं, और बहुत सारे सवाल मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर भी हैं जो हम नहीं ले पाए हैं, तो हम रोज़ ये प्रोग्राम लेकर आते हैं। आप कल भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कोविड के खिलाफ जंग में आपका खड़ा होना ज़रूरी है, टीकाकरण का हिस्सा बनना ज़रूरी है, और किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास ना करें, सोशल वैक्सीन का पालन करें और DD न्यूज़ से लगातार जुड़े रहें। इसके साथ ही लेना चाहेंगे आपसे इजाज़त। नमस्कार।